हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ एल्केन्स का। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है जो एल्केन्स होती है, जैसे हम इथेन से स्टार्ट करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बीच में है। तो कॉन्फॉर्मेशंस किससे अराइज होती है? जब रोटेशन होती है अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसकी ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके अबाउट जब रोटेशन होती है, ठीक है, रोटेशन होती है, उससे अराइज होते हैं क्या? कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स या फिर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स उससे अराइज होते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि ये कार्बन कार्बन की जो रोटेशन है वो फ्री क्यों होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड क्यों नहीं होती। देखो, जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की हम बात करते हैं तो वहाँ पर फ्री रोटेशन होती है, या फिर हम कहते हैं ऑलमोस्ट फ्री, क्योंकि कुछ एक स्ट्रेन आता है जो कि काफ़ी कम होता है अमाउंट का, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट फ्री रोटेशन इसको कहा गया है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन का ये बॉन्ड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये आपको पता है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? वो होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ठीक है, ओवरलैपिंग करके कुछ आपको इस तरह से ये यहाँ पर सिमेट्रिकल आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नजर आएगी। ठीक है, क्या होता है, जैसे ये कार्बन है, इसका एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दूसरे का भी है, तो ये ओवरलैपिंग से क्या बना देते हैं? ओवरलैपिंग से ये बना देते हैं इस तरह का ये सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास शेप आई वो क्या है? सिमेट्रिकल। ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, जिससे वो क्या है? ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है एंड सिमेट्री है इनके पास। और अगर आप इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे बना दो, अगर आप रोटेशन करो इस एक्सिस का, मतलब यहाँ से इस एक्सिस को इस तरह से अगर आप घुमाओगे, ये एक्सिस है, इस एक्सिस को अगर इस तरह से यहाँ से रोटेट करोगे तो ये क्या होगा? ये पूरा घूमेगा। जैसे कि ये एक्सिस है, अगर आप इस एक्सिस को घुमाओगे तो इसके साथ ये भी घूमेगा। जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी आपस में क्या होगे? इसी के साथ रोटेशन होगे। दैट मीन्स ये हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो यहाँ पर हो जाती है ऑलमोस्ट फ्री रोटेशन। ठीक है, रोटेशन में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगी। तो ये सिग्मा बॉन्ड सिमेट्री की वजह से, कि इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है सिग्मा बॉन्ड के, वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल इनकी शेप है, इसकी वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट होती है फ्री रोटेशन, ऑलमोस्ट फ्री रोटेशन। ठीक है, पहला पॉइंट ये सीखना ज़रूरी था आपको। तो यहाँ पर हमने बनाया है ये वाला सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर अगर आप रोटेशन देते हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप रोटेशन देते हो तो वो रोटेशन कैसी होगी? फ्री रोटेशन होगी। ठीक है, अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कार्बन कार्बन की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड अगर आप रोटेशन करो, वो ऑलमोस्ट क्या होगी? फ्री रोटेशन होगी, कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगी। वेयर एज अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, अगर पाई बॉन्ड आ जाता है, जैसे कार्बन कार्बन यहाँ पर क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है। तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो, जो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ये साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। ये पी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो अगर आप इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड अगर आप रोटेशन दोगे तो वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक को फिक्स रखा, एक को रोटेट करा, तो यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स का ये ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप है वो बिगड़ जाएगा, यहाँ पर बॉन्डिंग बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, किसमें? डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है। ठीक है, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो यहाँ पर इसकी सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पर फ्री रोटेशन होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हम फ्रीली रोटेशन कर सकते हैं अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। किसकी? कार्बन कार्बन की जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जा रही है उसके अलोंग हम फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जो आपको दिख रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो क्या है? सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल है, तो वहाँ पर कोई भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
तो ये बात होगी। अब इस रोटेशन के लिए देखो, हर एक काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है इस रोटेशन को कराने के लिए वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाता है, ये रोटेशन पॉसिबल है, इसीलिए ये ईजी हो जाती है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस रोटेशन इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब कॉन्फर्मेशन की कहाँ से बात आई, उसे समझाने के लिए ज़रा ये चीज़ देख लो। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर मॉडल लिया है किसका, इथेन का। ठीक है, इथेन से हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो जो मीथेन होता है उसमें मीथेन क्या होता है, CH4 ओनली क्या होगा, कार्बन एक होगा, तो उसमें तो कॉन्फर्मर्स नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें रोटेशन से आते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉन्फर्मेशन का क्या फंडा है, यहाँ पर आपके पास है इथेन, 2 कार्बन से इथेन क्या होता है, इथेन होता है, इथेन क्या होता है, इथेन है CH3 एंड CH3। ठीक है, ये होता है इथेन, सभी को पता होगा। एक कार्बन है, 2 कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन्स लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए ये दोनों कार्बन्स, और ये जो व्हाइट में आपको बॉल्स, छोटे बॉल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर 6 हाइड्रोजन्स, 3 ईच। इसके पास 3 हाइड्रोजन्स और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन्स, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये है इथेन। अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, दिस इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये ब्लैक वाला कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है बीच में। ठीक है, अब हमने ये बात तो समझ ली कि फ्री रोटेशन होती है अबाउट दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो रोटेशन कैसे करना है, रोटेशन आपको ये नहीं करना कि सब कुछ घुमाना है, रोटेशन हमेशा क्या होती है, रिलेटिव करेंगे, तो एक को फिक्स रखेंगे और दूसरे के अबाउट क्या करेंगे, दूसरे को रोटेट करेंगे। तो मान लो इस कार्बन को हमने फिक्स कर दिया और इस कार्बन पे हमने रोटेट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कैसे रोटेट कर रहे हैं, इसको फिक्स रख के इसे मैं धीरे से रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, रोटेशन करने से क्या हो रहा है, देखो दोबारा से देखो, यहाँ से मैंने इस वाले को रोटेट किया, ये फिक्स है, इसे हम रोटेट कर रहे हैं। तो अभी देखो ये क्या था, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये इधर है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन ये यहाँ पर है, यहाँ पर है हाइड्रोजन। जब रोटेशन करा तो इस हाइड्रोजन का क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, और वैसे ही बाकी हाइड्रोजन्स के भी पोजीशन चेंज हो गए विद रिस्पेक्ट टू दीज हाइड्रोजन्स। ठीक है, इन हाइड्रोजन्स के विद रिस्पेक्ट टू इन हाइड्रोजन्स के, सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन्स के पोजीशंस चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर रोटेशन करा वैसे ही नई अरेंजमेंट्स आ रही है। दैट मीन्स जो ये एटम्स है, ये हाइड्रोजन्स है, इनकी नई अरेंजमेंट्स आ रही है। उन्हीं नई अरेंजमेंट्स को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट्स। और उसकी वजह से जो ये स्ट्रक्चर्स आ रही है, जो ये कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, उसे हम कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स या फिर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। तो देखो, जब यहाँ से रोटेशन दिया, जब यहाँ से इतना रोटेशन दिया तो एक कॉन्फॉर्मर आ गया, और रोटेट करोगे सम डिग्रीज पे तो दूसरा कॉन्फॉर्मर आ गया। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि जो एल्केन होगा, जैसे हम इथेन की बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि हम इथेन का केस ले रहे हैं। इथेन के केस में जब हम रोटेशन करवाते हैं अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कितने कॉन्फॉर्मर्स आपके पास पॉसिबल है, कितने कॉन्फॉर्मर्स आ सकते हैं, सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ, कितने कॉन्फॉर्मर्स हमारे पास आ सकते हैं अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करें। तो आंसर इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो ये रोटेशन आप दे रहे हो, सिंपली ये है, जो कॉन्फॉर्मर्स आते हैं वो अराइज होते हैं ड्यू टू द रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो जब हम ये रोटेशन कर रहे हैं तो ये रोटेशन इतनी माइन्यूट भी हो सकती है, इतनी ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, 1 डिग्री भी कर सकते हो, 2 डिग्री भी कर सकते हो, 0.5 डिग्री भी कर सकते हो, समथिंग 5 मिनट्स पे भी कर सकते हो, 30 डिग्री भी कर सकते हो, 60 डिग्री भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम ये रोटेशन करवाते रहे तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक डिग्री या हर एक स्टेप पे थोड़ा सा भी अगर आप रोटेट करोगे उस पर एक नया कॉन्फॉर्मर्स आ जाएगा, आगे थोड़ा और रोटेट करोगे तो दूसरा कॉन्फॉर्मर आ जाएगा। इसी तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स बनते हैं एल्केन्स में। ठीक है, तो जो रीज़न है और जो ये अरेंजमेंट बनी, जैसे हमने इसको रोटेट करवाया, उसकी वजह से स्पेस में
देखो वर्ड यूज़ करते हैं हम स्पेशियल अरेंजमेंट, उसका मतलब होता है स्पेस में जो इन हाइड्रोजन्स की अरेंजमेंट है आपस में वो डिफरेंट हो जाएगी, तो हम कहते हैं डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स आती है जब हम इसे रोटेट करते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन स्पेस कैन बी ऑब्टेन्ड, एंड दीज स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम जो कि हमने सीखा है अभी, दीज स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशंस, ठीक है। इनको कॉन्फॉर्मेशंस भी नाम दिया गया है, या शॉर्ट में हम कॉन्फॉर्मर्स भी कहते हैं, या फिर ये रोटेशनल आइसोमर्स भी कहे जाते हैं, या शॉर्ट में रोटामर्स भी कहते हैं। तो इन चार में से, या फिर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स अराइज हो रही है ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से स्पेशल अरेंजमेंट्स आ रही है डिफरेंट, उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं स्पेशल अरेंजमेंट्स को, स्पेशल अरेंजमेंट्स क्या है, स्पेस में जो एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट्स है उन्हीं को कहते हैं कॉन्फॉर्मेशंस, या फिर कॉन्फॉर्मर्स, रोटेशनल आइसोमर्स, या फिर रोटामर्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि, या वाइवा में पूछे कि जो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं वो कैसे आते हैं, तो आप बोलोगे वो आते हैं ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स मिलती है हमें एटम्स की, और उन्हीं अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशंस। तो शॉर्ट में आंसर हुआ कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट जो रोटेशन देते हैं उसी से अराइज होते हैं कॉन्फॉर्मर्स। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स फॉर एल्केन्स, किसी भी एल्केन की बात कर लो इथेन में, उसमें इनफाइनाइट इन्फिनिटी नंबर के, उसका आंसर होगा इन्फिनिटी नंबर ऑफ क्या हो गए उसमें कॉन्फॉर्मर्स हो गए, ठीक है। वैसे ही अदर केसेस में भी अगर आप प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, उनमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो गए कॉन्फॉर्मर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि ये पूरी बात रोटेशन पे है, और आप रोटेशन कितनी भी कर सकते हो, माइन्यूट से माइन्यूट रोटेशन भी आप दे सकते हो, तो आपके पास अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मीथेन की, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है मीथेन। अब अगर मैं पूछूँ आपसे हाउ मेनी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या फिर कॉन्फॉर्मर्स फॉर मीथेन, तो क्या कहोगे, ज़ीरो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं। ये कोई भी कॉन्फॉर्मर शो नहीं करता, क्योंकि कॉन्फॉर्मर आते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के रोटेशन से, और यहाँ पर एक ही कार्बन एटम है तो रोटेशन की कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, ज़ीरो आइसोमर्स होते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर किसके, मीथेन की, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो वो कॉन्फॉर्मर्स एक्सिबिट नहीं करता है। अब देखो ये चीज़ क्या होती है, अब मैं ये चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ तो दिखा रही हूँ कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इनकी पोजीशंस ऐसी है। हम 3D में तो देखो इजीली बहुत क्लियरली आप 3D में देख पा रहे हो, 2 कार्बन्स है और यहाँ पर कितने हैं, 6 हाइड्रोजन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर तो आप देख पा रहे हो। लेकिन व्हाट अबाउट 2D, क्योंकि हमें काम तो पेपर पर ही करना है, ठीक है, क्योंकि पेपर पर ही आपको ये सब ड्रॉ करना है। तो उसके लिए 2 तरह की प्रोजेक्शंस दी गई है, एक होती है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, एक होती है न्यूमैन प्रोजेक्शंस। ये प्रोजेक्शंस किसकी है, 3 डायमेंशनल जो हमारा ये स्ट्रक्चर है उसी का ही प्रोजेक्शन हम 2D पे कैसे करते हैं, उसी के ही ये मेथड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन को बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखो। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है CH3, इथेन का हम बनाएंगे, ठीक है। इथेन क्या होता है, CH3 तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम थोड़ा सा लंबा दिखाते हैं, इसमें लंबा दिखाते हैं और क्या करते हैं, टिल्टेड दिखाते हैं थोड़ा, ठीक है। क्या करना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को आपको थोड़ा लंबा दिखाना है और टिल्टेड दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, इस तरह से मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो ये है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये एक कार्बन है एंड पे, तो इसके हाइड्रोजन हम ऐसे बना देंगे, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन्स यहाँ पर एक कार्बन के हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब जो दूसरा है, दूसरा कार्बन पीछे है, उसके हाइड्रोजन कैसे बनाओगे, उसके हाइड्रोजन इस तरह से बना लो कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन इधर रहा और ये वाला हाइड्रोजन इधर गया और एक हाइड्रोजन आ गया इधर, ठीक है। दैट मीन्स हमने सेम बनाए कि ये हाइड्रोजन, ये वाले बॉन्ड सेम साइड पे है, ये वाले भी सेम साइड पे है, ये वाले भी सेम साइड पे है, ठीक है। अब सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में ये चीज़ कैसे देखोगे आप,
चलो पहले इसका दूसरा मैं बताती हूँ आपको। अब देखो जो ये चीज़ होती है इसमें ये सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स एक के पीछे एक है, तो इस वाले प्रोजेक्शन को एक अलग नाम दिया गया है। उसे क्या कहते हैं? इस प्रोजेक्शन को कहते हैं हम इक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कॉन्फर्मर आ रहा है इसका नाम होता है इक्लिप्स्ड। ठीक है, जैसे इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है, लूनार इक्लिप्स होता है, क्या होता है? एक के पीछे एक, यहाँ पर हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड कर रहा है। ठीक है, इसके पीछे ये हाइड्रोजन हाइड कर रहा है। अब ये तो 2D में बताना था। ठीक है, मैं ये तो नहीं कर सकती कि बिल्कुल इसको यहीं पर इसके साथ लिख लो। तो जो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, नाम से ही है 100 हॉर्स। हॉर्स क्यों दिया गया है? क्योंकि हॉर्स टाइप का ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में आपको एक कार्बन कार्बन की लंबी लाइन देनी है, थोड़ी टिल्टेड सी, टेढ़ी सी, और यहाँ पर इस तरह से 3 हाइड्रोजन्स लगाने हैं और सेम डायरेक्शंस में आपको सबसे पहले 3 हाइड्रोजन्स पीछे वाले कार्बन पे लगाने हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला कार्बन होता है ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट। और ये कैसी है? देखो, जैसे ये है हमारे पास इथेन। ठीक है, अगर इस इथेन को मैं थोड़ा सा साइड से देखूं, देखो बस इसको हमने थोड़ा साइड से देखना है तो हमारे पास यही वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। अगर हम इसको थोड़ा सा साइड से देखें, ठीक है, टिल्टेड वे में देखें, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आएगी। ये 3 बॉन्ड्स जो आगे के हैं 1 2 3 वो यहाँ पर है और पीछे वाले भी सेम साइड पे हैं। तो इक्लिप्स्ड क्यों है? क्योंकि ये एक के पीछे एक है, बिल्कुल सेम पोजीशंस पे है। ठीक है, एंड दूसरा आता है, दूसरी अरेंजमेंट भी देखते हैं। अब देखो ये कर लिया हमने। अब फर्स्ट अरेंजमेंट में हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया, सेम रखनी है आपको। ठीक है, और दूसरी में ये हाइड्रोजन्स ऐसे लगा दिए। ठीक है, जैसे यहाँ थे। अब आपको क्या करना है? अब आपको पीछे वालों को रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट करके क्या हो जाएगा? यहाँ इसका क्या बन जाएगा? यहाँ इसका वाई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ इस तरह से इसका आपके पास वाई नज़र आएगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह की जो कॉन्फर्मेशन अगर हमारे पास आती है उसे कहते हैं हम स्टैगर्ड। क्या कहते हैं? स्टैगर्ड। तो जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है उसमें क्या होता है? उसमें जो ये हाइड्रोजन्स होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं। ठीक है, उल्टे नहीं, 60 डिग्री पे आप बोल सकते हो। ये 60 डिग्री रोटेशन, दैट मीन्स यहाँ से अगर आपको यहाँ जाना है, इक्लिप्स्ड से अगर आपको स्टैगर्ड जाना है तो आपको रोटेशन करवाना पड़ेगा 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री पे कैसे रोटेशन करवाओगे? आगे वाला फिक्स रखो, पीछे वाले को आप 60 डिग्री पे जब रोटेट करोगे तो ये ऐसे होके सीधा हो जाएगा और यहाँ पर ये इस तरह से आएगी। ठीक है, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म होती है। अब इस पे भी देख लो स्टैगर्ड फॉर्म कैसी है। जैसे हमने ये सेम रखा था, ठीक है, ये सेम रखा था, तो हमने क्या किया? हमने इस वाले को रोटेट कर लिया 60 डिग्री से। 60 डिग्री रोटेशन का क्या मतलब है? अभी देखो ये दोनों हाइड्रोजन पे आप ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों साथ में है, सिर्फ इन दोनों पे ध्यान रखो। अब मैं 60 डिग्री रोटेट करवाने वाली हूँ क्योंकि देखो ये जो एंगल है ये है 120 डिग्री। 60 डिग्री रोटेट करने का मतलब हाफ रोटेट करना। ठीक है, तो देखो नज़र इन पे रखना। अब हमने 60 डिग्री रोटेट करवाया तो 60 डिग्री रोटेशन में हो गया ये कुछ ऐसा। तो देखो क्या नज़र आ रहा है? एक साइड पे हाइड्रोजन ऊपर है तो आपको यहाँ पर वी टाइप का, वाई टाइप का नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर आपको वाई नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर है तो यहाँ पर आपको वाई नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड कैसे जाते हैं? बाय रोटेटिंग 60 डिग्री से। ठीक है, तो ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन थी। इस तरह से देखते हैं इसे, बहुत ही सिंपल है। इक्लिप्स्ड में सभी हाइड्रोजन्स को सेम साइड रखना है, जैसे आगे वाले हैं वैसे पीछे रिपीट करना है। स्टैगर्ड में क्या करना है? स्टैगर्ड में उल्टा कर देना है। मैं शॉर्टकट आपको बताती हूँ स्टैगर्ड कैसे बनाना है। स्टैगर्ड ऐसे बनाना है कि जो फर्स्ट कार्बन होगा उसका आपने ये बना देना है। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर देना है सेकेंड कार्बन के लिए और उसका क्या करना है? उसका आपने वाई बना देना है और इनको ज्वाइन कर लो। तो ये बन गया आपका स्टैगर्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगा दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले ये वाला बनाना है एंड देन आपको वाई बनाना है, देन आपको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से स्टैगर्ड बनता है। एंड नाउ कम्स न्यूमैन प्रोजेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक वे है रिप्रेजेंटेशन का, ये है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, ये हम इस तरह से करते हैं। दूसरा होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप कैसे देखते हो?
देखो यहाँ पर CH3 है हमारे पास, ठीक है। तो दो कार्बन्स है CH3, ये फर्स्ट कार्बन ले लेते हैं, ये सेकंड कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये चीज़ है, ये फर्स्ट कार्बन है, इसे हम डॉट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कार्बन है उसको हम सर्कल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हमने डॉट की तरह रिप्रेजेंट किया, इसे हमने सर्कल में रिप्रेजेंट किया। तो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कार्बन है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पीछे दूसरा कार्बन है, ठीक है। तो इसी तरह से न्यूमैन प्रोजेक्शन आप कैसे बनाओगे? फर्स्ट आपने यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर आपने डॉट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डॉट बनाया, डॉट के बाद आपने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है। अब जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन कौन सा है, ये वाला है। फर्स्ट कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन्स हैं? फर्स्ट कार्बन के पास हाइड्रोजन है 3। तो कैसे लगाओगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और इसी तरह क्यों लगाए, क्योंकि इनमें 120 डिग्री एंगल होता है, इसीलिए वो भी मेंटेन करना है। तो फर्स्ट कार्बन के हमने तीनों हाइड्रोजन्स लगा दिए जो कि ब्लैक कलर में है। अब दूसरे के कैसे लगाओगे? दूसरे मैंने हाइड्रोजन इस तरह से लगाए हैं, ये एक हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये दूसरा हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये तीसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस तरह से मैंने हाइड्रोजन्स लगाए और वो किसके हैं, वो है जो पीछे वाला ये कार्बन है, इसके ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे हम देखते हैं। जैसे ये देखो आप, ये चीज़ देखो, यहाँ पर हमने इथेन को इस तरह से कर दिया, ठीक है। इथेन को कुछ हमने 1 सेकेंड हमने इस तरह से कर दिया। अब ये देखो दोनों कार्बन्स क्या है, अगर हम इसको इस तरह से देखें, न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से देखते हैं। दोनों कार्बन एक दूसरे के पीछे छुपे हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, देखो एक मिनट, जो फर्स्ट कार्बन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला कार्बन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज दिस डॉट, ये कौन सा है, ये वाला डॉट है जो आपको ये आगे नजर आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन। एंड जो सेकेंड कार्बन है, देखो सेकेंड कार्बन यहाँ इसके पीछे छुपा है, ये वाला कार्बन, तो ये नजर नहीं आ रहा, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्कल से। सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कार्बन है ये डॉट के पीछे छुपा है, ठीक है। तो आगे वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो वो ब्लैक कलर में हमने लगा दिए हैं। जो पीछे वाले कार्बन के पास ये 3 हाइड्रोजन है, इन्हें हम रेड कलर से मैंने यहाँ पर बनाया है। तो ये इस तरह से बिल्कुल इनके नियर क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है दिस इज अगेन इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म क्यों है ये, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन्स है वो क्या है, एक दूसरे के पीछे छुपे हैं, ठीक है। कैसे है, बिल्कुल अगर इस हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो क्या आपको पिछला वाला क्लियरली नज़र आएगा, नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन फर्स्ट वाले के पीछे छुपा होगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये नज़र आएगा कि ये हाइड्रोजन्स जो है ये आपस में एक दूसरे के पीछे है, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर हम रेड कलर से हाइड्रोजन्स बना देते हैं। इसका मतलब है दीज आर इक्लिप्स्ड, ठीक है। इक्लिप्स्ड कैसे हुए, एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन को छुपा दिया, फर्स्ट हाइड्रोजन ने सेकेंड हाइड्रोजन को छुपा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्शन हुई दिस इज कॉल्ड, ये अगेन क्या हुई, दिस इज अगेन इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है। देखो जो इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड है वो एक सब नेम आप बोल सकते हो, ये नेम है, ये फॉर्म के नेम है कि अगर एक दूसरे के पीछे बॉन्ड्स होंगे तो उनको हम इक्लिप्स्ड बोलेंगे, अगर दूर दूर होंगे 60 डिग्री रोटेशन पे होंगे तो उनको हम स्टैगर्ड बोलेंगे। तो न्यूमैन में बहुत ईजी हो जाता है। अब देखो ये तो नहीं कर सकते हम इस हाइड्रोजन को ओवरराइड करें, अगर मैं ऐसे ही कर दूं कि एक कार्बन के हाइड्रोजन्स इस तरह से बनाए हैं और पीछे वाले के हाइड्रोजन मुझे पता है बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पीछे है, तो मैं बिल्कुल ऐसे तो नहीं बना सकती दूसरे हाइड्रोजन को। इसीलिए हम थोड़ा यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर गैप देके इस तरह से हाइड्रोजन लिखते हैं पीछे वाले, ठीक है। तो ये आगे कौन सी, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। अब देखो इसी का न्यूमैन प्रोजेक्शन के भी दो है, दोनों के सॉहॉर्स के भी 2 है, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, और न्यूमैन में भी हम इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे,
आपने एक सेकेंड कार्बन पीछे वाला यहाँ पर बना दो, ठीक है, सेम बनाना है। फर्स्ट कार्बन ये लगा दो, फर्स्ट कार्बन के पहले हाइड्रोजन लगाना है। जो फर्स्ट कार्बन है उसे आपको रोटेट नहीं करवाना है, ठीक है, उसे हमने बिल्कुल रोटेट नहीं करवाना। बीच में आपने क्या देना है, बीच में हमने यहाँ पर रोटेट करना है 60 डिग्री से। 60 डिग्री से हम इस चीज़ को रोटेट करेंगे। इसमें भी कौन सा रोटेट करोगे, आगे वाला फिक्स रख लो, पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर लो। तो 60 डिग्री कहाँ आएगा, ये पूरा क्या है, ये पूरा है 120 डिग्री। जो ये पूरा एंगल होता है ये है 120 डिग्री। तो 60 डिग्री कहाँ हुआ, 60 डिग्री हुआ बीच में, ठीक है। 60 डिग्री कहाँ आएगा, 60 डिग्री आएगा इनके बीच में। तो 60 डिग्री पे अगर हम रोटेशन करेंगे तो ये हाइड्रोजन अभी बिल्कुल बीच में था, अभी कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा इसके एग्जैक्टली बीच में 60 डिग्री पे। वैसे ही ये वाला हाइड्रोजन 60 डिग्री अगर रोटेशन दी तो ये आ जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में, ठीक है। वैसे ही थर्ड वन भी आ जाएगा इनके बिल्कुल बीच में 60 डिग्री पर। तो ये बन जाती है ये वाली जो हमारा कॉन्फॉर्मर है, इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे स्टैगर्ड। न्यूमैन का स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमने स्टैगर्ड फॉर्म बनाई है। देखो सॉहर्स और न्यूमैन तो मेथड्स के नेम है कि ये वाली प्रोजेक्शन है, ठीक है, अपना तरीका है इसका, इसका अपना तरीका है। लेकिन जो इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड है वो किससे डिसाइड होगा, वो हाइड्रोजन के पोजीशन से डिसाइड होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है डायहेड्रल एंगल, ठीक है। अब ये जो एंगल है आपको यहाँ पर जो ये एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो डायहेड्रल एंगल है, डायहेड्रल एंगल, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जो डायहेड्रल एंगल होता है वो नियरली 0 होता है, किसके केस में, एक्लिप्स्ड के केस में। वो क्या एंगल है कि इनके बीच में आपका कितना एंगल है, कितनी रोटेशन आपने दी है। डायहेड्रल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन होता है, जितना आप रोटेट करते हो उतना ही वैल्यू इस एंगल की आती है। तो यहाँ पर तो इनिशियली कोई भी रोटेशन हमने नहीं दी थी, तो इनिशियली इक्लिप्स्ड में हमेशा क्या होता है, डायहेड्रल एंगल या फिर एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर जो डायहेड्रल एंगल है, हेड्रल एंगल है, थीटा है, वो कितना है, यहाँ पर है वो 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर 60 डिग्री का रोटेशन दिया। 60 डिग्री का रोटेशन दिया तभी ये हाइड्रोजन रेड कलर वाला यहाँ से जाकर यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो आपको क्या, इन शॉर्ट आपको क्या ध्यान रखना है, इक्लिप्स्ड में थीटा 0 होता है, और स्टैगर्ड कब आती है, जब 60 डिग्री का रोटेशन होता है एक कार्बन का, दैट मीन्स उसमें थीटा 0 होगा, ठीक है। अब ये तो चीज़ थी। अब आप कहोगे कि मैम 2 ही कॉन्फर्मेशन होती है, एक स्टैगर्ड होती है, एक इक्लिप्स्ड होती है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने कहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस होती है। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, जब हमने यहाँ पर इक्लिप्स्ड बनाया, ठीक है, ये हो गए फर्स्ट वाले हाइड्रोजन्स एंड ये वाले हो गए पीछे वाले हाइड्रोजन्स, ठीक है। इस तरह से मैं बना देती हूँ, ये हमने इक्लिप्स्ड फॉर्म ली। जब आप यहाँ पर रोटेशन देते हो बाय 60 डिग्री तो क्या बनता है आपके पास बनता है स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड में क्या होता है, 60 डिग्री से इस तरह से रोटेट होके ये 60 डिग्री पे लग जाता है, ठीक है, ये स्टैगर्ड है। बट व्हाट अबाउट अगर हम अदर देन 60 से रोटेट करें, थीटा कैन बी एनीथिंग, 30 डिग्री भी हो सकता है, ये 5 डिग्री भी हो सकता है, ये 1.5 डिग्री भी हो सकता है, ये सम मिनट्स भी हो सकता है, ये 10 डिग्री भी हो सकता है। एनी एंगल, थीटा इज एनी एंगल, किसी भी एंगल से अगर हम रोटेट करें, ठीक है, तो क्या होगा, एनी अदर जो कॉन्फर्मेशन बनेगी उसे कहते हैं, उसका नाम आ जाता है स्क्यू, ठीक है। क्या नाम आ जाता है, स्क्यू। तो एक होगी एक्लिप्स्ड, एक होगी स्टैगर्ड, और इनके बीच में इनके अलावा जो भी कोई कॉन्फर्मेशन बनती है उसे कहते हैं हम, इसके केस में, इथेन के केस में, स्क्यू कॉन्फर्मेशन, ठीक है। तो स्क्यू कॉन्फर्मेशन कौन सी होती है, जो इंटरमीडिएट कॉन्फर्मेशन होती है एक्लिप्स्ड की एंड स्टैगर्ड की। क्योंकि 60 डिग्री रोटेशन, अब आप कहोगे 60 डिग्री ही रोटेशन क्यों करते हैं हम, क्योंकि देखो जब हम 60 डिग्री रोटेशन करते हैं ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर यहाँ पर रहेगा तो यहाँ से भी इसकी कम रिपल्शन होगी और यहाँ से भी कम रिपल्शन होगी, क्योंकि अगर कभी यहाँ पर ले आओ चाहे यहाँ पर ले आओ तो रिपल्शंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो रिपल्शंस को कम रखने के लिए हम इस हाइड्रोजन को क्या करते हैं, 60 डिग्री से यहाँ पर रोटेट करवाते हैं। तो आइडल क्या होता है, 60 डिग्री, जिससे हमें
मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और स्क्यू क्या होता है, स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, एनी अदर इंटरमीडिएट कॉन्फॉर्मेशंस जो एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के अलावा जितने भी थीटा एंगल से आप रोटेट करते हो तो आपको मिलती है स्क्यू। तो वो क्या होगी, कभी इधर आ जाएगी तो वो कैसी बनेगी, उसको भी इस तरह से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्यू को, कि हाइड्रोजन कहीं यहाँ पर लगा होगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा, ये कहीं इंटरमीडिएट बीच में लगा होगा। वो डिपेंड करता है कि थीटा कितना है, थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, कितना आप रोटेट कर रहे हो, ठीक है। अब न्यूमैन को भी यहाँ पर देख लो ज़रा। अब न्यूमैन में कैसे 60 डिग्री रोटेट करके मैं आपको बताती हूँ न्यूमैन का। तो न्यूमैन में पहले एक्लिप्स्ड फॉर्म पे जाएंगे, ये है हमारी एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। ये है एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसमें क्या है, इसमें सारी बॉन्ड्स दूसरे कार्बन के जो हाइड्रोजन्स है वो इससे छुपे हुए हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट को फिक्स किया, फर्स्ट क्या है, ये डॉट है, डॉट को आपने फिक्स किया और आपने पीछे वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट किया। अब ये वाला जो एंगल है दिस इज 120 डिग्री, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल दिस इज 120 डिग्री और इसका हाफ क्या हुआ, ये वाला 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। तो पीछे वाले को रोटेशन कैसे देंगे, आगे को फिक्स रखा, ये है एक्लिप्स्ड जो मैं अभी बता रही हूँ, ये है हमारी एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन, एक दूसरे के पीछे बॉन्ड्स छुपे हैं। अब हमने रोटेट करना है पीछे वाले को हमें 60 डिग्री से, तो 60 डिग्री इस तरह से हम रोटेट करा लेते हैं और ये आ गया 60 डिग्री, ये 120 के बीच का ये है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पे देखो किस तरह की कॉन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है कि एक हाइड्रोजन ऊपर है, दो वी बना के इस तरह से है और ये नीचे वाले हाइड्रोजन है और पीछे वाले हाइड्रोजन का एक इस तरह से है, ठीक है। तो वैसे ही हमने ये बनाया है। जो ये ब्लैक कलर के हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं वो कौन से हैं, 1, 2 and 3, ठीक है। और रेड कलर के कौन कौन से हैं, रेड कलर के हैं 1, 2 and 3 जो कि पीछे वाले के हैं, जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी लेती हूँ कि ये जो डॉट है, जो डॉट है वो क्या है, ब्लैक वाला डॉट है, ब्लैक वाला डॉट है यहाँ पर फ्रंट कार्बन, ठीक है। और जो ये सर्कल है वो है बैक कार्बन, ठीक है, समझ आ जाएगा अब, बैक कार्बन। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन से एंड सॉहॉर्स प्रोजेक्शन से। तो क्या रिप्रेजेंट किया हमने एक 3D मॉडल को, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअली जो एल्केन्स का स्ट्रक्चर होता है वो 3D में होता है। तो फॉर ईज हमने मेथड निकाला कि किस तरह से इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम अपने पेपर पे दिखा पाए, ठीक है, पेपर पे हम इसे ले आ पाए। वो क्या होता है, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। और एक बात होती है, अगर आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन से सॉहॉर्स प्रोजेक्शन जाना है तो कैसे करोगे, वेरी इजी। जो ये है डॉट और ये जो सर्कल है, इन्हें बस खींच के इस तरह से लिख लो। ये यहाँ पर डॉट है और सर्कल है बनाओ, इनको खींचो और इधर इनको प्लेस कर दो। खींचा तो आगे वाले में क्या है, डॉट में 3 हाइड्रोजन इस तरह से लगे हैं, पीछे सर्कल में क्या है, इस तरह से लगे हैं एक्लिप्स में, तो लगा दो। यहाँ पर भी डॉट और सर्कल को इनको अलग अलग कर दो, खींच दो इनको। खींचने पे क्या हो जाएगा, ये लाइन आ जाएगी कार्बन कार्बन की बॉन्ड, और बाकी एज सच आगे लगा दो, पीछे वाले पीछे लगा दो, ठीक है। इतना सिंपल है और ये आगे बहुत यूज होने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हमने बात करी कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन की और कॉन्फॉर्मेशंस कैसे आते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, टॉर्शनल स्ट्रेन की बात करेंगे, डायहेड्रल एंगल की बात करेंगे, और एक मैं आपको ग्राफ भी करवाऊंगी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ विद डायहेड्रल एंगल की, किस तरह से रोटेट करने पे कैसे इनके पोटेंशियल एनर्जी कर्व होते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं।